नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। धर्मनगरी हरिद्वार को सीएम धामी ने दी 235 करोड़ की सौगात। 3 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। श्रद्धालु को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा। कांवड़ यात्रा की व्यवस्था को सीएम धामी ने परखा। अधिकारियों के साथ की चर्चा। शिव भक्तों की सुविधाओं को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। पेपर लीक के खिलाफ देहरादून में हल्ला बोल। शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा। छात्रों के गुस्से ने बढ़ाई सत्ताधारी दल की टेंशन। नैनीताल जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी तैयारी। दुर्गम क्षेत्र में गर्भवतियों के लिए मिशन मैटरनिटी। आफत की बारिश में सुरक्षित प्रसव के लिए बनाई योजना। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार को विकास की नई सौगात दी है। मंगलवार को हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री धामी ने धर्मनगरी में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए गंगा कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला को रखा है। सीएम धामी ने गंगा कॉरिडोर से जुड़ी 235 करोड़ से ज्यादा की लागत की 3 विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं को लेकर सीएम धामी का कहना है कि ये परियोजनाएं हरिद्वार के समग्र विकास को नई गति देने के साथ ही कुंभ मेले और कांवड़ मेले के सफल आयोजन में भी अहम भूमिका निभाएंगी। जो गंगा कॉरिडोर है उसके भी 3 प्रोजेक्टों का आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारा माँ गंगा का ये स्थान है हरिद्वार द्वार, ये आध्यात्मिक रूप से पूरे विश्व का एक ऐसा स्थान पहले से ही है। वहाँ पर सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, सुव्यवस्थित हो। आने वाले समय में जो बड़ा एक फुटफॉल यहाँ आने वाला है उसका विजन ही लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि ये सब हमारी योजनाएं जब धरातल पर उतरें तो निश्चित रूप से यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए भी जो है अच्छा, जहाँ श्रद्धालुओं को सुविधा हो वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा और आर्थिकी में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं हरिद्वार दौरे के दौरान सीएम धामी ने कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मेले की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। सीएम धामी ने श्रद्धालु की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। वहीं सीएम धामी ने प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री धामी ने गंगा घाटों, कांवड़ मार्गों और मुख्य स्थलों पर अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने की भी बात कही है। आज कांवड़ की समीक्षा जो तैयारियों की है वो भी यहाँ पर हुई है। सभी विभागों ने और जिला प्रशासन ने शिव भक्त कांवड़ियों का अच्छा यहाँ स्वागत हो, अच्छा उनकी यात्रा हो और ठीक प्रकार से वो यहाँ से जल लेकर वापस लौटे। उसके निमित्त चाहे पुलिस विभाग है, यातायात व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, घाटों की सफाई है, शहर की सफाई है, पेयजल व्यवस्था है, महिलाओं के लिए शौचालय अलग से बने, उस पर भी विचार हुआ है। डीजे इत्यादि, चूंकि यहाँ पर एक यात्रा के नियम होते हैं, उन नियमों का भी सभी लोग पालन करें। सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, यहाँ संत समाज के लोग सब मिलकर अच्छे से अच्छा हमारा कांवड़ मेला संपन्न हो, उसके निमित्त की गई अच्छी तैयारियां हुई हैं। राजधानी देहरादून में भी कांवड़ मेले की तैयारियां तेज हो गई है। मंगलवार को जिलाधिकारी आशीष चौहान ने ऋषिकेश में यात्रा मार्ग और आईडीपीएल मैदान का निरीक्षण किया, साथ ही व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को 25 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शिव भक्तों के लिए पेयजल, शौचालय, पार्किंग और प्रकाश व्यवस्था, मेडिकल कैंप, सीसीटीवी कैमरे और इसके अलावा कंट्रोल रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। को लेके इससे पहले मेरी एक बैठक भी हो गई थी, डायरेक्शंस भी दे दिए गए थे और आज ग्राउंड जीरो पे भी मैंने कोशिश की कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देख सकें। और इसमें मैंने जो कंसर्निंग ऑफिसर्स थे, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नगर निगम के, तो उन सभी लोगों से कहा है कि लास्ट ईयर के जो भी एक्सपीरियंसेस थे या जहाँ जो इश्यूज़ आए थे उनके रेमेडियल मेजर्स के साथ में एक लिस्ट बना ली जाए और एक प्रॉपर एसओपी के साथ में उन्हें डील किया जाए। और साथ ही
जो IDPL की मेन पार्किंग है उस पार्किंग स्पेस में जो व्यवस्थाएं की जानी है, टॉयलेट्स लगाए जाने हैं, वाटर सप्लाई या फिर आपका लाइट्स और प्रॉपर अरेंजमेंट्स कराए जाने, उस वो 25 तारीख तक किए जाने की एश्योरेंस कंसर्निंग एजेंसीज ने मुझे दी है। राजनीति में जब कोई बात बाहर निकलती है तो वो दूर तलक जाती है और ऐसा ही कुछ BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के साथ भी हो रहा है। मामला बद्रीनाथ चंदा चोरी से शुरू हुआ, लेकिन अब बात तरई बीज निगम घोटाले तक जा पहुंची है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल उठाया है कि बीज घोटाले के आरोपी और दागदार को आखिर सरकार ने BKTC का अध्यक्ष क्यों बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर बाहर निकला तराई बीज निगम घोटाले का जिन। गणेश गोदियाल ने लगाया आरोप, दागदार हेमंत द्विवेदी को क्यों बनाया BKTC अध्यक्ष। गोदियाल का सरकार से सवाल, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों बद्रीनाथ चंदा चोरी का मामला सियासत का केंद्र बना है। एक के बाद एक नए खुलासे और एक के बाद एक नए आरोप। अब तो तराई बीज निगम घोटाले का जिन भी बाहर निकल आया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गणेश गोदियाल ने सरकार से पूछा है कि आखिर हेमंत द्विवेदी पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई गई। तराई बीज निगम घोटाले का जिक्र करते हुए गोदियाल ने सवाल उठाया कि जो पहले से दागदार था, जिसे तत्कालीन सरकार ने आरोपों के कारण पद से हटाया था, आखिर धामी सरकार ने उस पर मेहरबानी क्यों दिखाई। गणेश गोदियाल ने कहा, साल 2011 में बीजेपी सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी के कार्यकाल में एक सज्जन तराई बीज निगम में अध्यक्ष के पद पर थे। तब समाचार पत्रों में खबर आई थी कि भ्रष्टाचार पर किया करारा वार, तराई बीज निगम के अध्यक्ष द्विवेदी को पद से हटाया गया। इन आरोपों के बाद आखिर हेमंत द्विवेदी को BKTC का अध्यक्ष क्यों बनाया गया। सन 2010 की बात है, शायद 2010 की बात है। इस प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और भुवन चंद्र खंडूड़ी जी उस समय के मुख्यमंत्री थे और एक सज्जन तराई बीज निगम में अध्यक्ष के पद पर थे और समाचार पत्रों की खबर है कि भ्रष्टाचार पर किया करारा वार, बीज एवं तराई विकास निगम अध्यक्ष द्विवेदी को पद से हटाया, ये खबर थी। एक तरफ गणेश गोदियाल BKTC के अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं हेमंत द्विवेदी ने भी गणेश गोदियाल के कार्यकाल पर सवाल खड़े करते हुए कई तरह के आरोप लगाए हैं। अब जिस प्रकार से उन्होंने आज चंदा चोरी, अरे उन्होंने तो वो चोरी, उन्होंने तो डकैती डाली है, डाका डाला। उनके अंदर तो थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे तुरंत। वो नैतिकता का पाठ हमको पढ़ा रहे हैं जो आज ये बात कह रहे हैं। 10-10 लोगों का स्टाफ उनके घरों में, उनके विद्यालय में, उनके राजनीतिक फील्ड में उन्होंने किस तरह से मंदिर समिति का दुरुपयोग किया, यहाँ पर किस तरह से लूटपाट मचाई, उसके प्रमाण मेरे पास पुख्ता रूप से हैं। ये जांच रिपोर्ट 2025 में ये तत्कालीन कमिश्नर सुशील कुमार जी की जांच रिपोर्ट है। इस जांच रिपोर्ट में वो सारी चीजें यहाँ पर आई हुई हैं जो बातें मैंने उनको बोली थी। गणेश गोदियाल ने जिस तरह से तराई बीज निगम घोटाले का मुद्दा उठाया है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि साल 2011 में घोटाले के आरोप में जब तत्कालीन सरकार ने हेमंत द्विवेदी को पद से हटा दिया था, तो फिर ऐसे दागदार छवि वाले को BKTC का अध्यक्ष क्यों बनाया गया। जब एक कार्यकाल में बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हेमंत द्विवेदी को आरोपी मानते हैं, तो दूसरे कार्यकाल में बीजेपी के ही दूसरे मुख्यमंत्री ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसी दे दी। आखिर तराई बीज निगम घोटाले की जांच का क्या हुआ, जांच रिपोर्ट क्या कहती है, क्या जांच हुई या अधूरी रह गई। क्योंकि साल 2011 में ये घोटाला हुआ था, उस वक्त प्रदेश में कृषि मंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। फिर 2012 में कांग्रेस की सरकार आई, हरक सिंह रावत कृषि मंत्री बने। जानकारी के मुताबिक हरक सिंह रावत ने उस समय पर FIR दर्ज कराई थी इस मामले में, लेकिन कांग्रेस सरकार में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर सत्ता बदलती है। साल 2017 में बीजेपी की सरकार आई और त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन उस घोटाले की जांच का क्या हुआ, इसे लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं। फिर नेतृत्व परिवर्तन होता है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनते हैं और 2025 में हेमंत द्विवेदी को BKTC का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब इसी मुद्दे को प्रमुखता से गणेश गोदियाल ने उठाया है, जिसके बाद हेमंत द्विवेदी बुरे फंसते दिख रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं में भड़का आक्रोश अब देहरादून की सड़कों तक पहुंच चुका है। दून के परेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया है और सचिवालय कूच किया। शिक्षा प्रणाली को लेकर युवाओं का यह गुस्सा सत्ताधारी पार्टी की टेंशन बढ़ा रहा है। सवाल है कि दिल्ली से उठी ये चिंगारी क्या बदलेगी उत्तराखंड की राजनीति? ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के बाद देहरादून में युवाओं का प्रदर्शन, जंतर मंतर से उठी चिंगारी दून तक पहुंची। शिक्षा व्यवस्था को लेकर देहरादून में हल्ला बोल, युवाओं का आंदोलन क्या बदलेगी उत्तराखंड की राजनीति? सर, उत्तराखंड में तो बिना धरने के कुछ नहीं होता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बड़ी संख्या में युवाओं ने सत्ता में बैठे लोगों को ललकारा है। संसद कूच करने निकले युवाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज तक किया, लेकिन युवाओं का हौसला कमजोर नहीं पड़ा। दिल्ली से उठी युवाओं की आवाज अब देहरादून तक जा पहुंची है। शिक्षा व्यवस्था और पेपर धांधली जैसे मुद्दों को उठाकर देहरादून की सड़कों पर भी बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया। ऐसा क्या हो जाता है कि यूपीएससी नहीं आती है या तो किसी घोटाले की वेट चल जाती है। सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया। ये जो भीड़ आप देख रहे होंगे, ये सब कुछ दिखा रही है कि उत्तराखंड का युवा कितना परेशान है। ये भीड़ ये दिखा रही है कि पुष्कर सिंह धामी ने और यहाँ की राज्य सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे कुछ नहीं है, वो वादे सिर्फ खोखले दावे हैं। सिर्फ अखबारों में दिखाया जा रहा है कि हमने इतनी भर्तियां ले आई, अखबारों में दिखाया जा रहा है कि हमने इतनी विज्ञप्तियां जो है हमने ज्वाइनिंग दे दी। असली हकीकत क्या है वो हम लोग जानते हैं। असली हकीकत यहाँ प्रदेश का युवा देख रहा है। हकीकत ये है कि 60,000 भर्तियां इनके पास थी, उसमें से 5% भर्तियां जो है ये अब तक दे नहीं पाए हैं। मैं ग्रेजुएशन लेवल की स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रही हूँ और आज सबसे पहले तो मैं यहाँ कल जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ उसकी सॉलिडारिटी में आई हूँ। जिस तरह का दुष्व्यवहार हमारे साथ के बच्चों के साथ हुआ है, 12-12 साल के बच्चों के साथ हुआ है। यहाँ भी अभी पुलिस की बसें खड़ी हैं। हमें एक बार के डर लग गया था कि क्या पता हम पे भी वही हो, लेकिन हमें इस बात से अब डर नहीं है। बाहर तो हमें आना ही था, इसीलिए हम आज आए हैं। जब तक युवाओं को सड़कों पे उतरना ही होता है। हमारी भर्ती कब से लटकी हुई है, ला ही नहीं रहे हैं। कभी नोटिफिकेशन को 2 महीने बाद निकालेंगे, कभी 3 महीने बाद निकालेंगे, आज तक निकला नहीं। 6 साल हो गए हमारी भर्ती को आए। देखो भैया, इससे पहले भी जो हमने यहाँ पर एक बार जो है सचिवालय कूच करी थी, इन्होंने कहा कि 1 महीने बाद हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, जो कि आज 1 साल पूरा होने को आ गया। इनके कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है और इसलिए आज ये युवा सड़कों पे है। दिल्ली का युवा डंडे खा रहा है। सर, उत्तराखंड में तो बिना धरने के कुछ नहीं होता है। बिना हमें तो धरना, खासकर जो यूकेपीएससी AEJE वाले बच्चे ना सर, उनको तो धरना ही देना पड़ता है सर। और वैकेंसी भी है जो ग्रुप C की है, उनके लिए भी धरना देना पड़ता है। पर मेनली जो उत्तराखंड यूकेपीएससी AEJE भर्ती है ना सर, उसको तो आती ही नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से युवाओं का गुस्सा फूट रहा है वो आगामी चुनाव पर असर डाल सकता है। युवाओं का ये आक्रोश बता रहा है कि वो अब रुकने को तैयार नहीं। देखो, जिस प्रकार से कल दिल्ली में हुआ और शासन प्रशासन ने जिस प्रकार से हमारे बच्चों पे जो है डंडे बरसाए, सिर फोड़े, तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी अपने सत्ता के मदमस्त है कि उसको जो है बच्चों का भविष्य भी नज़र नहीं आ रहा है। पहले तुम उनके बच्चों के पेपर लीक करवाते हो, उनके भविष्य चौपट करते हो। पिछले 10 साल से उनको जो है तुमने जो है बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया। जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने करोड़ों में नौकरियां खरीद ली हैं। नहीं, देखिए किस बात का सर, प्रोटेस्ट किस मुद्दे पे था और वहाँ पर हो क्या रहा था, ये पूरी दुनिया ने देखा। अराजकता फैलाना, हिंसा फैलाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ना, पुलिस पर पथराव करना, कितने पुलिस के अधिकारी घायल हुए। इसने कलाई खोल दी है कांग्रेस की और अन्य दलों की। ऐसे में दिल्ली का आंदोलन उत्तराखंड की 2027 विधानसभा चुनाव पर भी प्रभाव डाल सकता है।
चुनावी समर में युवाओं का मत निर्णायक भूमिका में रहता है। कहा जाता है कि जिस तरफ युवाओं का झुकाव, उस तरफ सरकार बनने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि युवाओं का वोट बैंक किसी भी सरकार को बनाने और गिराने में अहम रोल प्ले करता है। लेकिन जब यही वोट बैंक सत्ताधारी पार्टी से नाराज हो जाए और सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दे, तो टेंशन बढ़ना लाजमी है। और इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे युवाओं के आंदोलन ने केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी है। वहीं इस आंदोलन का असर अब उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस आंदोलन का असर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा? क्या दिल्ली का आंदोलन उत्तराखंड की राजनीति को बदलेगा? 6-7 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या युवाओं का आक्रोश चुनाव पर भी असर डालेगा? प्रदेश के बेरोजगार युवा क्या राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हल्द्वानी में भी हल्ला बोल हुआ। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों ने बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की और सोमवार को दिल्ली में छात्रों पर की गई बर्बरता का विरोध किया। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपको अधिकार है छात्रों के ऊपर हाथ उठाने का? जो छात्र वहां पे अपना प्रदर्शन कर रहे थे वो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और भाजपा सरकार द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। और भाजपा सरकार कहती है कि जो बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सरकार के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। तो मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करेगी तो क्या बच्चों को अधिकार नहीं है अपना बचाव करने का? देश दुनिया आपके बड़े भाई छोटे भाई सब हैं, सब ने देखा जो गुंडई, जो नंगापना, मतलब मैं नंगापना कह रहा हूँ और साफ कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। इस देश के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है। इमरजेंसी खाली कागज का खर्रा नहीं है। इमरजेंसी तब होती है आप लोगों की गाड़ियों में गन्ने का जूस ठूस दो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप 10-10 बार पेपर आउट कर दो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप लोगों की आस्था पर अरबों खरबों रुपए का चंदा चोर लो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन बिना परमिशन और निर्धारित मानकों के विपरीत चल रहे लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस कार्रवाई को कई मुस्लिम संगठनों ने गलत ठहराया है। उनका आरोप है कि अभियान के तहत सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। वहीं अब इस पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मस्जिदों में तय मानकों का पालन करने की अपील की है। साथ ही पुलिस की एक तरफा कार्रवाई पर भी आपत्ति जाहिर की है। जिन देशों में बड़े माइक्स लगाने की इजाज़त नहीं है, जो विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंग्लैंड है, इन तमाम देशों के अंदर भी आप देखेंगे एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है। मस्जिद के अंदर एक सामान्य टोन में अजान होती है और रेडियो के भांति आप अपने अपने घरों में उस अजान को सुन पाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को दे दिया जाता है। तो हमारा भी अनुरोध सरकार से होगा कि एक फ्रीक्वेंसी, मैंने वो एक सेटअप मंगाया भी है लंदन से, वो सेटअप जिससे आप घर में अजान सुन सकते हैं अपने, मेरे पड़ोसी को तकलीफ भी ना हो और मुझे अजान सुनने का मौका भी मिल जाए। इस तरह की व्यवस्था भी हम आने वाले समय में करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून के दौरान भूस्खलन के कारण कई रास्ते बाधित हो जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन नैनीताल जिले में स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं के लिए खास एक्शन प्लान तैयार किया है, ताकि दुरुस्त और हाई रिस्क क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को समय पर इलाज मिल सके। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कदम, गर्भवती महिलाओं के लिए एक्शन प्लान। गर्भवती महिलाओं की होगी मॉनिटरिंग। उत्तराखंड में मानसून के समय आपदाओं, भूस्खलन और सड़क संपर्क बाधित होने की आशंका को देखते हुए नैनीताल जिले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। मुश्किल की घड़ी में गर्भवती महिलाओं के लिए खास प्लान तैयार किया गया है, ताकि गर्भवती महिला की डिलीवरी आसानी से हो सके और जच्चा बच्चा का उचित ख्याल रखा जा सके। जुलाई से अक्टूबर के बीच प्रसव संभावित 3,314 गर्भवती महिलाओं की पहचान, उनकी नियमित निगरानी और सुरक्षित प्रसव करने की तैयारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में जुलाई में 827,
अगस्त में 855, सितंबर में 763 और अक्टूबर में 867 महिलाओं की डिलीवरी संभावित है। इन सभी गर्भवती महिलाओं की लगातार स्वास्थ्य निगरानी की जाएगी और समय पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस जगह मैंने आदेशित कर दिया है सभी को कि भाई अपनी चिकित्सा इकाइयां खुले रखे हैं और जैसे भी कोई भी लाभार्थी अगर आपके अस्पताल में आता है उन्हें लाभान्वित करें, उपचार भी करें। सीएमओ डॉक्टर रश्मि पंत ने आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि गर्भवती महिलाओं के लगातार संपर्क में रहें, उन्हें समय पर स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाएं और किसी भी परिस्थिति में घर पर प्रसव न हो। आवश्यकता पड़ने पर बर्थ वेटिंग होम की सुविधा का भी उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी ब्लॉकों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और बारिश के दौरान बाधित होने वाले मार्गों की पहचान कर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में 108 एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि आपात स्थिति में तत्काल सहायता पहुँचाई जा सके। जो मैटरनल हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी गर्भवती महिला मेरे इस महीने प्रसव जिनका प्लान्ड है उनके लिए भी मैंने अपनी पूरी इकाइयों को सशक्त कर रखा है। हमारे बर्थ वेटिंग होम्स हैं जहां अति दुर्गम क्षेत्रों की जो गर्भवती महिला अगर वो चिकित्सा इकाई में तुरंत नहीं पहुंच पा रही हैं तो बर्थ वेटिंग होम्स में भी आ सकती हैं। उसके लिए भी प्रावधान है, खाने पीने का भी हमने प्रावधान रखा है गर्भवती महिला उसके साथ आने वालों का। और फिर वो नज़दीकी केंद्र में जहाँ पे डिलीवरी हो रही है उसके लिए भी हमने सभी चिकित्सा इकाइयों को निर्देशित कर दिया गया है। वहीं कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कहा कि मानसून की बारिश को देखते हुए हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी और समय से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था के लिए कहा गया है। का समय है, आपदाग्रस्त क्षेत्र भी होते हैं, तो जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं इनको हम समय रहते मॉनिटर करें। अभी ये मैकेनिज्म बनाया गया कि जो भी HRPs हैं या इवन अदरवाइज जो प्रेग्नेंट हैं तो उनसे टच में हमारे आशाज ANMs रहते हैं, उनको फ़ोन करते रहते हैं ताकि जो डिलीवरी की डेट है उससे थोड़ा पहले ही वो अस्पताल या उसके नज़दीक वहाँ पे आ जाएं ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जो समय बर्बाद होता है वो ना हो और उसमें अगर कोई भी जटिलता आती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसको हम लोग ठीक से एड्रेस कर सकें। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दूरस्थ और हाई रिस्क क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को समय रहते बर्थ वेटिंग होम में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति में जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। रफ्तार मीडिया के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। यहां जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न विभागों को राहत बचाव कार्य से जुड़े जरूरी उपकरण दिए हैं। इन उपकरणों में मिनी ड्रोन कैमरा, राफ्ट, वॉकी टॉकी और इसके अलावा हाई पावर सर्च लाइट, मेगाफोन, रेस्क्यू थ्रो बैग बताया जा रहा है। बैटरी और पेट्रोल से संचालित कटर, गैस कटर भी दिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि फुल फेस मास्क और गैस मास्क भी दिया गया है। इसके अलावा कई आधुनिक रेस्क्यू उपकरण भी दिए गए हैं। इन्हें जिले की सभी तहसील के साथ SDRF, पुलिस, अग्निशमन और आपात सेवा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। मैं जो हमारा आपदा का सीजन चल रहा है इसमें कई डिपार्टमेंट्स द्वारा अपनी डिमांड भेजी गई थी, तो आज सभी इक्विपमेंट्स हम हमारे आ गए। SDRF, हमारे तहसील, हमारे पुलिस, सभी को हम लोगों ने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो फ्लड रिलीफ वर्क में काम आएंगे, जो अन्य तरह के आपदाओं में वुड कटर्स के ग्रुप में कहीं पे कोई अगर बाधित हो जाता है हमारा, तो उन सब के लिए पूरे जो इक्विपमेंट्स हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि ये पूरा आपदा सीजन सभी लोग सजगता से पूरा निकालें। हमारी पहली बारिश बीत चुकी है, उसमें भी कोई हमारे हताहत नहीं हुआ है। और इसके अलावा एक विशेष मुहिम की तरह सभी हमारे नगर निगम, नगर पालिकाओं को अग्रिम में हम लोग पंपिंग सेट्स भी उपलब्ध कराएंगे ताकि जितने भी खाली प्लॉट्स रह जाते हैं उनको भी पंपिंग। 1 अगस्त से नैनीताल के मॉल रोड क्षेत्र में वाहनों का हॉर्न बजाना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बैठक कर आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही नो हॉर्न से संबंधित डिस्प्ले और साइन बोर्ड भी अलग अलग स्थानों पर लगाए जाए। नैनीताल शहर की जो प्रसिद्धि है वो उसकी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और विख्यात नैनी झील से है। आगामी 1 अगस्त से तल्ली ताल से मल्ली ताल तक नो हॉकिंग जोन का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है। तो जो हमारे शहर है उस धरोहर को सुरक्षित
रखना हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जितने भी हमारे पर्यटक हैं, जनपदवासी हैं और जो भी मॉल रोड पे आवाजाही करने वाले आगंतुक हैं, उनसे अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें। झील में कोई भोजन सामग्री, अपशिष्ट पदार्थ न छोड़ें। अब बात मौसम की। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी है। उधम सिंह नगर जिले में मूसलाधार बारिश के चलते जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बता दें कि संभावित आपदा से निपटने के लिए जिला कलेक्ट्रेट स्थित आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम 24/7 मॉनिटरिंग कर रहा है। सभी संबंधित विभागों को पहले से ही सतर्क कर दिया गया है। उधर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दावा है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने की तैयारी पूरी है। आईएमडी द्वारा लगातार बारिश के दृष्टिगत कंट्रोल रूम में भी इक्का दुक्का शिकायतें आई जो जलभराव से संबंधित थी, जिसमें तत्काल नगर निकाय और उनकी टीम लगाकर नाली निकासी की कार्रवाई कराई गई। उसके अतिरिक्त जो हमारे जनपद में मैक्सिमम रेनफॉल अभी किच्छा तहसील का था वो 131 mm के आसपास है। और नदी नालियां जो हमारी हैं जनपद की सभी सामान्य स्तर पे हैं, वार्निंग लेवल पे भी नहीं है। और नालियों की सफाई भी जहां जहां हमें जनपद में पता चल रहा है वो तत्काल त्वरित रूप से सफाई करा रहे हैं। सभी स्थिति और सामान्य है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मसूरी देहरादून मार्ग का एक हिस्सा धंसने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये सड़क कुछ ही महीने पहले आपदा के बाद दोबारा बनाई गई थी, लेकिन पहली ही बारिश में निर्माण कार्य की गुणवत्ता सामने आ गई है। कांग्रेस ने लोक निर्माण विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी विभाग को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। रुद्रपुर में लगातार बढ़ रहे अपराधों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आंदोलनकारी गणेश उपाध्याय ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म होता दिखाई दे रहा है, जिसका असर बढ़ती आपराधिक घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। गणेश उपाध्याय ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होगी। आज पुलिस का खौफ बहुत जरूरी है। अब महिला अपराध उधम सिंह नगर में दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है हर चीज में। और चोरी का आप देख रहे क्या कितना बड़ा धरना भी हम लोगों ने देखा। तो जब तक खौफ नहीं होगा, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता पुलिस का खौफ नहीं होने की वजह क्या है, इतना क्यों परेशान है। अरे किसी बात का प्रेशर है, खुलासा तो होना चाहिए। आज छोटी छोटी बच्चों का रेप हो रहा है, देख रहे हैं आप, इतना बड़ा दुर्भाग्य देवभूमि कलंकित की जा रही है। अच्छा लग रहा है। रुड़की में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निजी अस्पताल में स्टाफ के साथ हुई अभद्रता और मारपीट की घटना पर आपत्ति जाहिर की है। संगठन ने अस्पतालों में हिंसा की घटना को स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया है। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार को इस दिशा में कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमने कंट्रोल रूम में फोन किया, पुलिस तुरंत आई। पुलिस के पास हम थाने गए, वहाँ थोड़ा सा लोचा हुआ, उन्होंने हमारे साथ थोड़ा व्यवहार सही नहीं किया। उसके लिए मैं इधर उधर लोगों से बात करनी पड़ी। उसके बाद हमने तहरीर दी और रात को उन्होंने FIR तो लॉन्च कर ली, लेकिन उसमें थोड़ा लैकुना है FIR में। जो उत्तराखंड का मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत जो मुकदमा है धारा 3 में दर्ज होना चाहिए, जो कि नॉन अवेलेबल है, और ये दर्ज हुआ है 3/5 में। ये थोड़ा सा हमें दुख है इस बात से। हरिद्वार के बिरला घाट पर स्वच्छ गंगा फाउंडेशन ट्रस्ट ने स्वच्छता अभियान चलाया। ट्रस्ट के साथ जुड़े लोगों ने गंगा तट से प्लास्टिक, कपड़े, पूजा सामग्री सहित कचरा इकट्ठा किया। इस दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से गंगा में कूड़ा और पूजा सामग्री प्रवाहित नहीं करने और नगर निगम के कूड़ादानों का इस्तेमाल करने की अपील की गई। बिरला घाट पुल के पास से और हाथी घाट पुल के बीच में एक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें हमारी टीम के जितने भी साथी हैं हमारे, इन लोगों ने अपने हाथों से पन्नियाँ और अंडर गारमेंट्स जो लोग डाल के चले जाते हैं, डायपर का कूड़ा और कुछ यहाँ पे शराब की जो पैकेट होते हैं वो देसी वाले, वो भी हमें मिले। तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि देखो, आप गंगा जी नहाने आते हो, गंगा जी को के पास अगर आप आ रहे हो तो आप अपने पापों को दूर करने के लिए आए, लेकिन अगर आप यहाँ गंदा करके जा रहे हैं और गंगा जी को गंदा कर रहे हैं तो ये आप
अपने पाप दूर नहीं कर रहे, आप और पाप के भागी बन रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। धर्मनगरी हरिद्वार को सीएम धामी ने दी 235 करोड़ की सौगात, 3 परियोजनाओं का किया शिलान्यास, श्रद्धालु को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा। कांवड़ यात्रा की व्यवस्था को सीएम धामी ने परखा, अधिकारियों के साथ की चर्चा, शिव भक्तों की सुविधाओं को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। पेपर लीक के खिलाफ देहरादून में हल्ला बोल, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा, छात्रों के गुस्से ने बढ़ाई सत्ताधारी दल की टेंशन। नैनीताल जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी तैयारी, दुर्गम क्षेत्र में गर्भवतियों के लिए मिशन मैटरनिटी, आफत की बारिश में सुरक्षित प्रसव के लिए बनाई योजना।